ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हेसिस लॉ। हेसिस लॉ को मैं सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम स्पेसिफिक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन एंड में जाके मैं आपको उसका स्टेटमेंट समझाता हूँ। हेसिस लॉ के बारे में याद रखिएगा, हेसिस लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है, जिसके मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है। बट यहाँ हम एनर्जी की क्रिएशन या उसके डिस्ट्रॉय होना इस तरह देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज या कंजर्व होती है। कुछ एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा स्क्रीन भी यहाँ शेयर कर पाऊँ, जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं उनके लिए। सर ये चैन है एक्चुअली ये काम से नहीं करता है। एनर्जी बन गया हमारे एनर्जी आ गया सर आ गया। ओके जी, स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको जो टॉपिक अभी एक्सप्लेन करूंगा वो है हेसिस लॉ। इसे मरियम हसन फातिमा और इनका नंबर है B1 पे लिखिए मोहम्मद बिन पास। ये दोनों भी हैं और जो उनकी दादी का नंबर है। हाँ ठीक है, दादी भी लिखो। हाँ स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिए। पहली बात कि हम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को लिखते हैं। हम कभी भी उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस को फोकस नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं एक बहुत ही आसान सा रिएक्शन के किस तरह से हम एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं और इसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बनता है, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये इस रिएक्शन की इनिशियल स्टेट है और ये इस रिएक्शन की फाइनल स्टेट है। हम यूज्ड टू राइट इनिशियल एंड फाइनल स्टेज है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेजेस को भी लिखें। वो इंटरमीडिएट स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी कंसिडरेशन। यहाँ किसी किस्म की कोई एनर्जी कंसिडरेशन हम ले नहीं रहे। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन। इस केस में आपको किसी एनर्जी की डिस्कशन की ना तो जरूरत है ना हम चाहते हैं। जब आप एनर्जी कंसिडरेशन कहेंगे तो फिर आपको उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस पे जाना होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A है और वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, वो प्रोडक्ट है D। ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि A इनिशियल स्टेट है और D उसकी क्या है, फाइनल स्टेट है। एक्चुअली होता यह है कि पहले A से B बनेगा,
फिर बी से सी बनेगा, फिर कहीं जाके सी से डी बनेगा। तो जिसको हम बहुत ही सिंपल रिएक्शन समझ रहे थे, इन एक्चुअल वो सिंपल बिल्कुल नहीं था। यहां आपके सामने पहले ए से बी बना, फिर बी से सी बना, और फिर कहीं फाइनली जाके सी से आपके पास डी बनेगा। तो ये चीजें सारी आपको इसी तरह जहन में रखनी है कि हम जब भी केमिकल रिएक्शन लिखा करते हैं, हम कभी भी उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा बात ही नहीं करते। ये बन गया आपका सी से डी। याद रहे कि ए से डी एक स्टेप है, सिंगल स्टेप है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये कितने स्टेप्स हो गए? 3 स्टेप्स हो गए। हर स्टेप में हीट एनर्जी का चेंज आएगा। हर स्टेप में अगर हीट एनर्जी का चेंज आता है तो मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ कि ए से डी जब बना तो हीट एनर्जी या रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो डेल्टा एच है। जब ए से बी जाएगा तो मैं कहता हूँ वो मेरे लिए डेल्टा एच 1 है। बी से सी जाएगा तो मैं कहूँगा ये मेरे लिए डेल्टा एच 2 है। और सी से डी के लिए मैं कहता हूँ ये डेल्टा एच 3 है। याद रहे कि ए से जब बी बनेगा ये आपके लिए कहलाएगा पाथ 1, एक तरीका। फिर जो दूसरा तरीका मैंने आपको ये वाला बताया जिसमें पूरा चक्कर लग जाता है, ये आपके लिए कहलाएगा पाथ 2। हेसिस का लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन को अगर आप परफॉर्म करेंगे तो उस रिएक्शन की हीट एनर्जी का जो डिफरेंस है या इंथैल्पी चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। पाथ 1 में देखो इनिशियल स्टेट ए है, पाथ 2 में देखो इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट पाथ 2 में और 1 दोनों में क्या है? डी है। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी तो हीट एनर्जी की जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा? सेम होगा। ये है नतीजा। टेक आउट योर बुक्स नाउ एवरीवन। अपनी बुक्स निकालिए। तुमने अपनी बुक ले ली थी? हाँ, मुझे ओपन चैप्टर नंबर 5। सर ये कौन से पेज पे है हेसिस लॉ? मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ। पेज 159, 160। पेज 159 पर है ये, 160 पर है ये, 161 पर है ये। पेज नंबर 160 पर इसका स्टेटमेंट देखिए। कहता है it states that the heat evolved or absorbed in a given reaction must be independent of the particular manner in which the reaction takes place. It depends only on the initial and final state of the system. बात समझ में आ गई है कि इब्तदाई और आखिरी हालत पे डिपेंड करेगा, दरमियानी हालत पे डिपेंड नहीं करेगा। In other words, if a chemical reaction is made to take place in 2 or more different ways, अगर एक रिएक्शन को एक से ज्यादा तरीकों से आप उसको करना चाहते हो, whether in 1 or several steps, या वो एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, the amount of total enthalpy change will be same. Total enthalpy change will be same, no matter by which method the change is brought about. वो तरीका हमें नहीं चाहिए या उस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरीके से वो रिएक्शन मुकम्मल होगा।
इसी बात को बच्चों अब मैं स्क्रीन पर देखो मैथमेटिकली लिखता हूँ कि डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 जमा डेल्टा H2 जमा डेल्टा H3। 3 स्टेप्स हैं तो तीनों को प्लस करोगे तो जितनी एनर्जी इंटरमीडिएट स्टेप्स में रिलीज या एब्जॉर्ब होगी सबको प्लस करोगे तो सिंगल स्टेप के बराबर हो जाएगी। जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स यस नो में जवाब दें। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको स्क्रीन पर एक इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल शेयर करता हूं जो कि बुक की है, पेज 161 पे मौजूद है। आप लोग बुक में देखें, तब तक मैं स्क्रीन मुकम्मल करता हूं। बुलाओ भेजो यार। सर चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल आपने नहीं करवाया अभी तक। ये गलत बात कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ चैप्टर 2 को है सर, इस वक्त? मैं क्या कर रहा हूँ? इस वक्त आप काम करते हैं नहीं करूँगा, बात सब कुछ नहीं करूँगा। खाली हो जाऊँगा फिर दूसरा काम करूँगा। तो आपके पास तो सारे होते में लाया सारे और पहले तो तू मुर्गा बन जा। या बैठ जाओ तुम। शाही सर आए वहाँ पे? ये सी वाला ओके जी, ऑल ऑफ यू स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखी है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को समझना जरूरी है। सबसे पहले आप इसे देखेंगे जिसको मैंने ब्लू एरो से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये रहा। ये रिएक्शन यूं है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब 2 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा। बस ये देखते हैं। इस रिएक्शन में ये आपके लिए इनिशियल स्टेट है और ये आपके लिए क्या होगी? फाइनल स्टेट। अगर आप यूं आते हैं तो ये आपके लिए कहलाएगा पार्ट 1। अगर आप यूं आते हैं तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? पार्ट 2। पार्ट 1 में एक स्टेप है, पार्ट 2 में 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि CO2 के साथ अगर NaOH का एक मॉलिक्यूल, ये कुछ नहीं लिखा है इसके साथ, तो क्या लिखा हुआ है? 1 मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, इट विल मेक सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो फिर ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। पहले स्टेप में जो हीट एनर्जी इसने रिलीज की वो ये है -49, और दूसरे में जो रिलीज की वो कितनी है? -41। सिंगल स्टेप में है -91, सॉरी 90 बराबर आएगा -49 प्लस कर लो -41, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? -90 के। तो गौर कीजिए कि एक्चुअल एग्जाम्पल में भी आपके सामने यही आ रहा है कि रिएक्शन एक स्टेप में करवाया जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में करवाया जाए,
हीट एनर्जी नंबर ऑफ स्टेप्स पे कभी भी डिपेंड नहीं करती, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। जी बेटे ऑनलाइन कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। अदर स्टूडेंट्स भी बेटे यस नो में जवाब दिया करें। सर क्लियर है। नो सर। क्वेश्चन करो बेटे, रूल्स क्या बात समझ में नहीं आई? सर क्लियर है। क्लियर है और क्लियर तो होना चाहिए यस सर। अच्छा जी, ये हुआ हमारा जो क्रिटिकल पार्ट है चैप्टर नंबर 5 का, वो यहाँ मुकम्मल हो गया। इसमें एक दो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको ओरली डिस्क्राइब करता हूँ। टेक आउट योर बुक, ओपन योर पेज नंबर 161, पेज नंबर 161। यहाँ आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन नजर आ रहा है? यस सर। The heat of formation of a compound is defined as, ये definition mark कर लें, the change of enthalpy when 1 gram mole of the substance is formed from its element। ये definition है इसकी। जब स्टैंडर्ड कहेंगे तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन अलग है नीचे। When all the substances involved in reaction are each at unit activity, यूनिट एक्टिविटी का मतलब यह है कि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होगी। अगर उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी और टेम्परेचर 25 का होगा और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन आपकी स्टैंडर्ड होगी। ओके। अब मैं आपको चैप्टर 5 ही में रहते हुए हेसिस लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाऊंगा। क्लियर होगी ये बात? यस सर। हमने यस सर। हेसिस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं किए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर चुके हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने की खास टेक्निक है, वो टेक्निक अगर आप समझ जाएंगे तो इजीली कर लेंगे। मैं एक सॉल्व एग्जांपल बुक के लिखता हूँ। पहले तवज्जो आपकी अब सिर्फ स्क्रीन पे होनी चाहिए, गौर से सुने, अपना पेन वैन रख दें, अपनी इसके सिर्फ समझने की बात है। एक सवाल आप समझ जाएंगे तो 10 सवाल आप खुद कर सकते हैं। तुम भी समझ लो भाई साहब, तुम्हारा भी BSc 1 पेपर 1 का ही है, ये पेपर 1 में है तुम्हारे। मैं 20 करूंगा सर। ये ना फरमानों की निशानी है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल जाएंगे और मीथेन बनाएंगे तो कितना H की वैल्यू रिलीज होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। पहली इक्वेशन आपको गिवन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की, इसमें जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3O2 और H की कीमत आपको गिवन है क्वेश्चन में -394 किलो जूल पर मोल। सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है H2 और हाफ O2 मेक्स H2O। इसमें H की वैल्यू आपको गिवन है -286 किलो जूल पर मोल। H की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। याद है आपको? यस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है? वो तमाम रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज हो एक्सो कहलाएंगे और जिसमें एब्जॉर्ब हो वो एंडो कहलाएंगे। ये आपके पास आ गया -890.34, ये भी आपके लिए किलो जूल पर मोल है। स्क्रीन पे देखें जी सारे। हेसिस लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनको मैं एक गेम समझता हूँ। गेम जिस तरह खेली जाती है उसमें कोई ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा।
सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि हेसिस के लॉ के न्यूमेरिकल में आपको या तो 3 इक्वेशन दी जाती है या 4। कितनी कह रहा हूं मैं? 3 या 4। जितनी भी इक्वेशन देगा, एक की एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और बाकियों की एच की वैल्यू वो आपको प्रोवाइड करता है। जितनी भी इक्वेशन उसने आपको दी हुई होंगी जिसमें एच की वैल्यू होती है, आप उसको नंबरिंग करोगे, इक्वेशन 1 2 और ये होगी आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। ये करना है आपने। और जिसकी एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप कहेंगे ये आपका टारगेट है। क्या है ये आपका टारगेट है। टारगेट में आपने सिर्फ और सिर्फ पहले रिएक्टेंट को गौर से देखना है। रिएक्टेंट में कार्बन है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है। कार्बन के यहाँ 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ क्या है? 2 है। फिर आपने इन दोनों को ढूंढना है कि कार्बन और हाइड्रोजन इन 3 इक्वेशन में तुम्हें कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। तो पहली इक्वेशन में ये रहा कार्बन और दूसरी इक्वेशन में कौन मौजूद है? हाइड्रोजन। जो आपको मिल जाएगा आप उन 2 इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल यूं करना है कि दरमियान में प्लस की साइन है तो आप इसको ऐड करोगे। मगर फर्क ये आ रहा है कि यहाँ H2 के शुरू में कुछ नहीं लिखा यानी 1 लिखा हुआ है और यहाँ H2 के शुरू में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई equation 2 with 2, then add with equation 1। स्क्रीन पे देखे सारे। बेटे इक्वेशन 1 में मैंने कुछ नहीं किया तो इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख लो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनेगा। H की वैल्यू आएगी -394। यूनिट मैं नहीं लिख रहा, आप लोग खुद लिखेंगे। ओके। और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2H2 बन जाएगा। अब गौर करो, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? O2 बचेगा। और यहाँ H2O के शुरू में 2 आ जाएगा, 2H2O। इस तरह डेल्टा H की जो वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। कैलकुलेटर 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 286 को मल्टीप्लाई करो 2 से, -572 -572 यूनिट आप लिखेंगे। अब मैं एक लाइन लगा रहा हूँ बच्चों, मैंने इनको ऐड किया है, ऐड करते हुए साइन को तब्दील नहीं करते। अब आप इसको तरतीब से लिख लो। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड कर लो और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड कर लो और H की वैल्यू को H में ऐड कर लो। यहाँ से आएगा कार्बन जमा 2 हाइड्रोजन जमा 2 ऑक्सीजन एरो क्या आएगा? CO2 जमा 2H2O। डेल्टा H की क्या वैल्यू आएगी? -3 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे। -966 यूनिट आएगी किलो जूल पर मोल। बच्चों 1 को 2 को तुमने इस्तेमाल कर लिया है। मैं इन इक्वेशंस को जिसमें H की वैल्यू गिवन होती है इनको मैं कहता हूँ ये टिश्यू पेपर इक्वेशंस है। क्या कहता हूँ मैं इसको? टिश्यू पेपर से नाक साफ करने के बाद उसको धोते नहीं है, फेंक देते हैं। तो एक बार इनको इस्तेमाल कर लिया तो अब दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब आप यूज करोगे सिर्फ इक्वेशन 3 को और इस नई इक्वेशन 4 को, इसको यूज कर सकते हो मगर 1 2 को अब यूज नहीं कर सकते। इक्वेशन 3 और 4 में गौर से देखो हमें क्या करना चाहिए। कहाँ जाओगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रोडक्ट हमें मिल जाए। गौर से देखो 3 को 4 से माइनस करेंगे या माइनस करेंगे। इसकी हिंट ये है कि गौर से देखो कि CO2 और H2O यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है मगर हमारे टारगेट में उसकी कोई जगह नहीं है। तो नहीं है तो उसको माइनस करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। बच्चों हमारे पास पहले इक्वेशन 3 लिखी जाएगी, इक्वेशन 4 पहले लिखी जाएगी। 4 में है कौन कौन, कार्बन जमा 2 हाइड्रोजन जमा 2 ऑक्सीजन एरो CO2 जमा 2H2O, डेल्टा H की क्या वैल्यू है, -966। अब इक्वेशन 3 बताओ, CH4 जमा 2 ऑक्सीजन एरो CO2 जमा 2H2O, डेल्टा H की क्या वैल्यू है बताइए, -890.34 यार, ये 34। अच्छा बच्चों, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इन इक्वेशंस को, तो याद रहे कि साइन को तब्दील करना पड़ेगा। Yes, sir. ये Plus से माइनस हो minus जाएगा, माइनस माइनस, और ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, Yes, sir. अच्छा जी। ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेटे यहाँ से बचेगा कार्बन, प्लस पे बचेगा 2 हाइड्रोजन एरो। देखो ये जो CH4 यहाँ लेफ्ट पे बच रहा है ये माइनस में है, इसको मैं एरो के राइट पे लिखूंगा तो किसमें प्लस चला में हो जाएगा, जाएगा। प्लस में। और प्रोडक्ट यहाँ पर कोई नहीं बची। डेल्टा H की वैल्यू कैलकुलेटर बताएगा, माइनस ये माइनस में और ये अब प्लस में हो गई। बोलो जवाब, 75.22 -75.66। इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो बेटे ये एक गेम है, ये एक प्रैक्टिस है, जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ये उसको उतने ही अच्छे से कर सकता है। मैंने मालूम कर लिया कि मीथेन के बनने में डेल्टा H की जो वैल्यू है वो -75.66 आएगी। जी जनाब, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो मुझे जवाब दें कि क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अब मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आप लोग अभी क्लास जैसे मैं डिस्कनेक्ट करूँगा आप लोग इसे परफॉर्म करें। पेज 163 ओपन करें, पेज 163। बेटे यहाँ आपको 4 इक्वेशन नजर आ रही होंगी। पहली इक्वेशन में H की वैल्यू हमने निकालनी है, तुम्हारे पास है CH3COOH बन रहा है। बेटे CH3COOH पहली इक्वेशन में बन रहा है जिसमें आपने H की वैल्यू निकालनी है और 3 इक्वेशन आपको गिवन है। अब आप इसको जरा ओरली देखो कि टारगेट में 2C 2H2 और O2 है। 2C मतलब C को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2H2 का मतलब H2 वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उनको आपस में प्लस कर लो और तीसरी से माइनस कर लो। ये सबक याद करो। यस सर। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों ने बेटे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें C2H6 बन रहा है। C2H6 जिसमें बन रहा है आप इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करके इनकी व्हाट्सएप पिक्चर आप मुझे भेजेंगे अभी के अभी। सर ये आपने मल्टीप्लाई भी साथ किया और ऐड भी साथ किया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर ले तू दुआ खान ये करना जी। ऑनलाइन वाले बच्चे कर लेंगे बेटे, अटेम्प्ट करेंगे अभी आप लोग। यस सर। अच्छा चले बच्चे, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें और फिर मुझे व्हाट्सएप भेजें, शाम को नहीं अभी के अभी। और मेरी एक और अनाउंसमेंट सुन लेंगे सारे कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है अब इस मंथ से मैं न्यू बनाऊंगा।
उसमें सिर्फ वही बच्चे शामिल किए जाएंगे जो फीस जिनकी आ चुकी होगी या पेड बच्चे होंगे। 1-2 दिन का टाइम मैंने सबको दिया है टेक्स्ट पे। जैसे ही सबकी फीस आ जाती है उन पेड बच्चों को मैं ग्रुप में डालूंगा। ये ग्रुप भी अपनी जगह कायम रहेगा, कोई इससे एग्जिट नहीं होगा। एक और जो मैं ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में आप लोगों को जो पेड बच्चे होंगे उन्हीं को मेरी तरफ से जो चीज़ें फॉरवर्ड की जाती है पिक्चर्स या वीडियोस वो मिलेगी। बाकी सबको पब्लिकली जिस तरह मैं वीडियो अवेलेबल कर रहा था वो इस मंथ से ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए था लास्ट मंथ के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हमें देख सके, समझ सकें कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्या है। आई थिंक आप लोग मेरी